जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को बेटा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? क्या हाल चाल? ठीक हो सभी? क्यों भाई, बढ़िया हो? तो आज हमारा फ्रिक्शन का पार्ट 2 है और आज फ्रिक्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस सेशन में। फ्रिक्शन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, क्लियर? ये बताओ, ये व्हाइट वाला कलर आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पहले ये बताओ, फिर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ कुछ लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? दिख रहा है ना? ठीक। चलो भाई, कलर चेंज करवाना है क्या? मैं इसलिए चश्मे लगाया था तुम लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे मुंह पे ऐसा लग रहा था लाइट आ रही है, वाइट रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था। चलो करता हूं फिर। अपना वाला कलर लगाता हूं फिर मैं, है ना? ये वाला या ये वाला? ये वाला लगाते हैं। चलो, चलो भाई। तो फ्रिक्शन का पार्ट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, कल मैंने आपको जो सेशन कवर कराया था वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने कवर कराया था, है ना? गोल्डी शर्मा सर, सुनो ना। तो सर सुनाए नहीं, पढ़ाए नहीं क्या? अब क्या सुनाना है? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। अब यही सुनाते रहोगे क्या? जल्दी बोलो जल्दी। अरे सुनो ना 500 बार लिख दिया। बात क्या है वो बोलो जल्दी। तो गोल्डी को क्लास के बाद में डिस्कस करना ना। मैं आपको प्रिंटेबल डीपीपी देने वाला हूं, परेशान मत हो। आज मैं आपको प्रिंटेबल डीपीपी देने वाला हूं, खुश ना? 500 क्वेश्चंस की डीपीपी देने वाला हूं आज। सुन लो, 500 क्वेश्चंस की डीपीपी देने वाला हूं प्रिंटेबल फॉर्मेट में। खुश? अब मुझे पढ़ाने दो, लेकिन आज दे दूंगा क्लास के आधे घंटे बाद, लेकिन पढ़ाने दो अभी। कौन है भाई? आपसे मिलके बात करना था, ऊपर से प्रकट होना है क्या? चलो पढ़ा दूं, स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ यार, वो गणित की क्लास यानी मैथ्स की क्लास सर की रुक गई थी ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, नॉट इंटरनेशनल प्रॉब्लम, है ना? इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से सर ने मुझसे बोला, मुझे याद भी आ गया, आपने पूछ लिया। चलो सर, ठीक है, स्टार्ट करें? तुम बोलो और बात ना मानी जाए, ऐसी कोई बात हो सकती है क्या? स्टार्ट कर रहा हूं, अब चुपचाप बंद रहना और जो पढ़ा रहा हूं वो सुनिए। तो प्यारे बच्चों, कल हमने काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण को पढ़ा था।
और आज हम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण पर चर्चाएं करेंगे, है ना। चलो, तो ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा टाइप है, पहला तो होगा काइनेटिक, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन। और ध्यान से समझना, इसके बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, मैं आपको कल भी बता रहा था। और बच्चे स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के सवाल को गलत करते हैं। उसका कारण है आधा अधूरा पढ़ के बैठना, ये कारण है। मैं अब जो पढ़ाऊंगा वो ध्यान से सुनना, ठीक है, क्लियर। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन के बड़े अच्छे सवाल हैं, जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक शांत रहना, कमेंट बंद कर दो, जो पढ़ा रहा हूं उसको प्यार से पढ़ो और समझो सारे कंसेप्ट को, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने एक भी बात को मिस किया यहां पे तो सोच लो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, सच बता रहा हूं। फिर क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, जो मैं अब तुम्हें थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा वो बात। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है, समझते हैं। पहली बात, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाने से पहले एक बात नोट डाल के लिखना चाहता हूं, और प्यारे बच्चों मेरे दोस्त, वो बात है क्या। पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं नोट डाल के लिखना चाहता हूं, नोट में देखो वो बात क्या है। पहली बात है बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टैटिक फ्रिक्शन को बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। सर फिर किसे कैलकुलेट किया जा सकता है? कल तो आपने कहा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक को कर सकते हैं जो कल कैलकुलेट किया, लेकिन मैं अब एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सर क्या बात है, फिर किसे किया जा सकता है, बताता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं किया जा सकता, सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, देखते जाओ। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फिर किसे कैलकुलेट किया जा सकता है? स्टेट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। और स्टेट फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। इसका मतलब सर लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है, और बता रहा हूं बार बार, फॉर्मूला किताबों में गलत लिखे रहते हैं, आप क्वेश्चन गलत करते रहते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा एक एक चीज, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से समझते जाओ। स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फिर सर किसे कैलकुलेट किया जा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट था हमारा, दूसरा पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन को हिंदी में सीमांत घर्षण कहते हैं, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का सेंस क्या है? बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की हिंदी है सीमांत घर्षण। लिमिट कहना, अपनी लिमिट में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपनी रेंज में रहो। पाकिस्तान से तो आई थी सीमा, ठीक है, वो वाली सीमा नहीं है, ठीक है। सीमांत घर्षण, नहीं साक्षी अलग चीज है, हर चीज से लिंक मत कर दिया करो, पहले समझो। तो सीमांत घर्षण का मतलब क्या हुआ बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो क्लियर इतनी बात? ये छोटी बात आपको क्लियर हुई? चलो, है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, चर्चाएं करेंगे। दो बातें मैं जो बोल रहा हूं इनको यहां भेजा में रखना है भी, ये बात मैं पढ़ाते 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 अपने आप क्लियर हो जाएगी, सभी लिखा हूं ये बात। आपको याद है, कुछ चीजें और बताता जा रहा हूं, आपको याद होगा कुछ। थर्ड पॉइंट देखते जाओ, जो मिथ, अब तो ये बात मैं फक्र से लिख सकता हूं ना। आपको याद होगा कल मैं कुछ फॉर्मूले लिखा था,
आपको याद हो कुछ फॉर्मूले लिखा था कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एन, याद होगा आपको, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, याद है ये बात? तो कल पढ़ाया था, तो अब तो कुछ नहीं सोचना। अब तो एफ बराबर म्यू इंटू एन हो जाता है, तो अब इसको एफ एस लिख देंगे, इसे म्यू एस लिख देंगे, यही ना? आप यही तो कहोगे सर ये फॉर्मूला होता है, बोलो हाँ कि ना? लेकिन मैं आपसे कहूंगा सर ये फॉर्मूला नहीं होता, और किताबों में यही फॉर्मूला लिखा रहता है, और लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला सही नहीं है। मैंने अभी क्या बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए जो फॉर्मूला रहता है बेटा वो क्या रहता है, एफ एस की जगह एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू रहती है, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू को एफ एल कहा जाता है, और इस ही को कहते हैं दैट इज म्यू एस इंटू एन। ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये देखते जाओ, ये सही फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी गलत है, एफ एल बराबर म्यू एल इंटू एन। म्यू एल नाम की कोई भी चीज फिजिक्स में नहीं होती है, बताया था कल, याद है? तो ये भी गलत फॉर्मूला है, ऐसी म्यू एल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक एक चीज को देखते जाओ, तो कौन सा सही फॉर्मूला है वो आपके सामने लिख दिया हूं, और हम गलत पढ़ते रहते हैं कि म्यू एस बराबर म्यू एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, जबकि ये फॉर्मूला है ही नहीं। हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सवाल है कि क्यों नहीं कर सकते, मैं बोला हूं ना, उस पर आने वाला हूं, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखता जा रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। क्लियर? उससे पहले एक बात और थोड़ी सी चर्चाएं कर दूं। बेटा जो फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण, आप जानते हैं ये एडजस्टेबल फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एडजस्टेबल फोर्स है ये, क्या है बेटा? एक, दिस इज नथिंग, इट्स सिंपल, फ्रिक्शन क्या है? एक एडजस्टेबल फोर्स है, एडजस्टेबल फोर्स। जैसे एक बहुत मिडिल फैमिली वाला बच्चा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। घर में लाइट नहीं है तो दिया जला के भी बच्चा पढ़ता है, इसे कहते हैं एडजस्ट होना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। विशाल पूछ सर कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट का मतलब कैलकुलेटर होता है। शर्म नहीं आई यार, ऐसी बातें करते हो, ऐसे लग रहा है जैसे 9 8 7 6 5 का भाई पढ़ाई नहीं है। अच्छा चल रहा होगा ना, कोई मूर्ख प्राणी आएगा जरूर ऐसा। कैलकुलेट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब वैल्यू निकालना, ये है। चलो ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं। मानो ये कहानियां, ये बताओ फॉर्मूले वाली कहानियां क्लियर हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कल पहले पढ़ाया था ये फॉर्मूले वाली कहानी, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम, ये वाली कहानी क्लियर है भाई? बताओ जल्दी बताओ, हाँ या ना बताओ जल्दी से बेटा, फास्ट। गॉट इट और नॉट? बताओ जल्दी से। क्लियर एवरीथिंग, क्लियर और नॉट? फिर आगे बढ़ा जाए। फिर इतनी राइटिंग प्यारी कैसे है? राइटिंग प्यारी, राइटिंग अच्छी है। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। आप राइटिंग से आदमी को जज कर सकते हो। ऐसा भी होता है? हाँ होता है, सुना तो है मैंने। ये तो सर कुछ भी। चलो देखो, ये एक बक्स, घर में एक अलमारी थी, एक कहानी है वो सुनना। एक अलमारी थी घर में, दिवाली का समय था, और दिवाली में क्या होता है, घर साफ होता है। दिवाली में क्या है, घर साफ होता है। आप जानते हैं घर में पापा लोग या
भैया लोग थोड़े आलसी टाइप होते हैं, तो घर की सफाई मम्मियाँ दीदी करती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही क्या हुआ आपके घर में, मान लेते हैं पापा है, मम्मी है, दीदी है, मम्मी है, पापा है, मम्मी है, दीदी है और भाई है एक, ठीक। अब क्या हुआ, बहुत दिवाली के टाइम पे घर को मैं साफ करना था, तो आपके घर में एक पुरानी अलमारी थी और ये बहुत समय से उस पर रखी हुई थी। तो आपकी मम्मी कहीं पापा से कि फलाने के पापा, ऐसे तो बोलती हैं गाँव में मम्मियाँ, जैसे तुम्हारे भाई का नाम रोहित है, रोहित के पापा इतकु वही ने, तो बोला है कि रोहित के पापा इधर आना। तो रोहित के पापा गए, तो क्या हुआ, आजकल मॉडर्न जमाने वाली जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे बोलती हैं कि धरा भाई रोहित इधर आ, ऐसे थोड़ी ना बोलती। जब हमारी मम्मियाँ आपकी मम्मियाँ कैसे होती हैं कि रोहित के पापा इधर आना, ऐसे तो बोलती हैं। हाँ, तो वो आई, आए पापा, उन्होंने कहा कि इस अलमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो पापा ने कहा कि अरे मुझसे करवाएगी ये काम, मेरे दो बेटा, शेर बेटा है, एक बेटी है एक बेटा है, इससे करवाओ। तो क्या हुआ, तो उनका जो बेटा था, एक का नाम था रामू, रामू आया, छोटा बेटा था रामू, वो आया और उसने दम लगाया इस अलमारी पे, अलमारी आगे बढ़ी ही नहीं। रामू दम लगा रहा है, दम ही नहीं लग रहा, अलमारी आगे जा ही नहीं रही है, आगे जा ही नहीं पा रही है। इसने ताकत लगाई, अलमारी आगे जा नहीं पा रही है। हेलो, हाँ हाँ नहीं जी, बोलो 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 बोलो। एयरपोर्ट चलता है 5 से, मैं लंबा लेता हूँ, 2.5-3 घंटे लेता हूँ डेली, 2.5 घंटे तो मिनिमम लेता हूँ डेली। अरे 13 तारीख को पेपर है ना एयरफोर्स का। अरे यही तो मेन है, यही तो नीट के बराबर वाला सेक्शन है, इसी में तो मजा आता है, इसमें यही बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें 72 चैप्टर है, 72। हम्म। कोई बात नहीं, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रामू क्या है ना, रामू इस अलमारी को आगे नहीं कर पाया। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखो, बढ़ू आगे। ठीक है, मैं सुन लिया, मैं सुन लिया, मैं समझ गया, बाई मिस्टेक हो गया। निखिल, होते हैं। वास्तव में बेहतर ही है, अब तुम्हें पता नहीं है बात, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, मानोगे नहीं तुम। तुम्हें ब्रांच के हिसाब से पढ़ाता हूँ ना मैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं लगता, आसान कर दे। ऑप्टिक्स में पता है कितने चैप्टर है, 9, मैं ब्रांच के हिसाब से पढ़ाया हूँ, एक चैप्टर बताया हूँ तुम्हें। और तुम्हें पता है हीट में कितने चैप्टर हैं, 6, तो मैं हीट में एक ही चीज पढ़ाया हूँ, मतलब एक हीट के नाम से पढ़ाया हूँ। नोट्स 15 तो इसी में हो गए, सीधे सीधे। अब यही दिक्कत है, अब नहीं मानोगे। चलो 11 12 के देखना तुम, टोटल लगाओ लगाओ लगाओ, तुम आवाज ही समझ रहे हो क्या? 11 12 के लगा के तो देखो, पता लग जाएगा तुम्हें, टोटल चेक करो। देखो, नहीं हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, वो 65 उसमें से हटा दिए आगे, पर कराते नहीं हम लोग। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब समझ में आ गया ना। हाँ, अब सब कहानी सुनो, फिर रह जाएगी कहानी। फोर्स लगाया इसमें, ये नहीं आगे बढ़ा, इसने कहा कि भैया भैया मुझसे आगे नहीं बढ़ रहा है, जल्दी आओ। इसका बड़ा भैया आया, ये रहा बड़ा भैया इसका, तुझसे आगे नहीं बढ़ रहा है यार, कि बादाम बादाम खाया कर। अब इसके भैया ने खूब ताकत लगाई, आगे नहीं गया।
बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या। इसने कहा, अब दोनों बोले कि पापा भैया, छोटा और बड़ा लड़का बोला कि पापा पापा जल्दी आओ, हमसे नहीं इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। पापा तो होते ही ताकतवर हैं, बड़े हैं, तो पापा आए सब आगे। पापा, उन्होंने इसमें ताकत लगाई तो अलमारी अब आगे चलने लगी। लेकिन इन दोनों केस में अलमारी आगे नहीं चल रही थी। इसका कारण क्या है समझना। इसका कारण सबसे बड़ा प्यारे बच्चों ये है कि ये जो है ना छोटा वाला रामू, इसने मान लो लगाया 40 न्यूटन का बल, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, वैसे ऐसे एक आइडिया के तौर पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसने लगाया 80 न्यूटन का बल रामू के बड़े भाई श्यामू ने, तो भी नहीं बढ़ पा रही है। अब पापा ताकतवर हैं, पापा ने लगाया 400 न्यूटन का बल, तो आगे चला गया। अब समझना, ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना ये वाला, इसे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। ये बात जानते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा हम आरोपित बल, एफ अप्लाइड। ठीक है, अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। अब जो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है, देखते जाना, जब तक ये नहीं चल रहा है पीछे जो फोर्स लग रहा है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझते जाना, ध्यान से समझना। अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब पीछे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। देखते जाना, इसका मतलब इन दोनों वाले केसेस में अभी ये वाला फोर्स ज्यादा है, क्योंकि दोनों में आगे नहीं जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अप्लाइड फोर्स किसे कहते हैं बात पता है? कोई दिक्कत। एक उदाहरण और दे रहा हूं, ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं और इसको अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। आपको फील आएगा कि वास्तव में स्टैटिक फ्रिक्शन और इनमें बहुत अंतर रहता है लिमिटिंग में, लेकिन आप एक ही पढ़ के आ जाते हो और कहानी खत्म कर लेते हो। देखते जाना ध्यान से, फील आएगा। अब आपको फील आएगा इस वाले कंसेप्ट में, ध्यान से देखना। मान लो इस बक्से पे एम मास का एक बक्सा है, इस पर लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, बक्सा आगे नहीं बढ़ा। इस पर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, बक्सा आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, इस पर लगाया 3 न्यूटन का फोर्स, बक्सा आगे नहीं बढ़ा। इस पर लगाया 4 न्यूटन का फोर्स, बक्सा आगे नहीं बढ़ा। इस पर लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, बक्सा आगे नहीं बढ़ा। इस पर लगाया 6 न्यूटन का फोर्स, बक्सा आगे नहीं बढ़ा। इस पर लगाया 7 न्यूटन का फोर्स, तो भी बक्सा आगे नहीं बढ़ा। क्या बात है सर? जैसे ही मैंने 7.10 न्यूटन फोर्स लगाया तो बक्सा आगे बढ़ गया। 7 न्यूटन तक फोर्स, बक्सा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और 7 से जैसे ही मैंने ज्यादा लगाया, उदाहरण दे रहा हूं वैसे, 7 से जैसे ही मैंने ज्यादा लगाया बक्सा आगे बढ़ गया। बक्सा क्या कर गया? बॉक्स मूव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ये फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है अप्लाइड व्हेन बॉडी एट रेस्ट और बॉडी टेंड्स टू मूव। अप्लाइड व्हेन बॉडी एट रेस्ट और बॉडी टेंड्स टू मूव। ये फोर्स तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में हो या चलने ही वाली हो लेकिन चली ना हो। समझना मेरी बात, समझना। ये ऐसा बक्सा है, ये ऐसा फोर्स है, ये तब लगता है जब बॉडी चली ना हो। देखो समझना, यहां पर ये बॉडी अभी
इन फोर्सेस पर बॉडी चली ही नहीं है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो भी स्टैटिक लगेगा। ध्यान से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। 7 मीटर बॉडी नहीं चली है, लेकिन जैसे ही मैं 7.9 लगाऊंगा, 7.10 लगाऊंगा, तो बॉडी चलने ही वाली होगी। तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ये फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में रहती है, या फिर टेंस टू मूव का मतलब है कि बॉडी चलने ही वाली है। टेंस टू मूव को हिंदी में कहते हैं कि वस्तु चलने ही वाली है। समझे इस बात को? ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? यहां पे अगर कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से, फास्ट, फिर आगे बढ़ा जाए। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और अभी मैंने आपको बताया, ये सब फॉर्मूले बताए ना, तो ये समझ में आएंगे। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे कि इसका मतलब, इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो एफ एल बराबर म्यू एस इंटू एन होगा। बता दिया पहली वाली बात, तो ये मैंने बताया। लेकिन एक बात बताओ, ये रहा एक बक्सा, ये एक बक्सा है, ये रहा एक बक्सा। एक बात बताओ, एम मास का बक्सा है, राइट? मान लो इस बक्से पर मैंने फोर्स लगाया, आगे अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल एफ अप्लाइड, और इस बक्से पर पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन, चल नहीं वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे करके। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए एफ अप्लाइड ज्यादा है, एफ अप्लाइड कम है लिमिटिंग से, एफ लिमिटिंग से कम है एफ अप्लाइड, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला पीछे वाला, तो क्या बॉडी मोशन में रहेगी, क्या रेस्ट में रहेगी? ये बताओ। ये वाला फोर्स ज्यादा है इस वाले फोर्स से, बताओ क्या क्या हो कंडीशन? क्या बॉडी मूव करेगी इसमें? अब बताओ, क्या मूव करेगी बॉडी? आप कहोगे सर हाँ ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो बक्सा अपने आप पीछे आना चाहिए। अरे भूत बन जाएगा, फिर तो कहानी खत्म है। मान ले तेरे घर में ये बक्सा रखा है, और अगर तेरे बक्से में पीछे फोर्स ज्यादा लग रहा है, अब तू जैसे तूने फोर्स लगाया और तू बक्से को आगे नहीं ले जा पा रहा है, इसका मतलब पीछे वाला फोर्स ज्यादा है। तो क्या ऐसा बक्सा अपने आप पीछे को चलता है अपने आप बिना ताकत लगाए? ऐसा है क्या? ऐसे मत सोचना कि ये वाला फोर्स ज्यादा है तो बक्सा पीछे चलने लगेगा। भूतिया अगर थोड़ी ना है, नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या रहेगा? कंडीशन क्या है बेटा? बक्सा किस में रहेगा? रेस्ट में। बक्सा किस में रहेगा? बॉक्स एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, विराम में। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अब बताओ, अगर ऐसा हो ये वाला फोर्स ज्यादा हो, ये वाला फोर्स, तो सिंपल सी बात है बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब एक बात बताओ, बॉडी अगर मोशन में आ गई तो कौन सा फोर्स आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। याद करो कल की बात, यही तो न्यूमेरिकल का लोचा है। मेरी बड़ी क्लास लेने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम है नजदीक और मुझे डेप्थ में पढ़ाना है ताकि गलती ना करो, यही कारण है। और गलती कर जाओगे, न्यूमेरिकल आएगा तुम 100% गलती करोगे, लेकिन मैं आज बता रहा हूं गलती नहीं करोगे। जब एक सवाल करा दूंगा फिर कंसेप्ट समझ जाओगे। बॉडी जैसे ही मोशन में आ गई तो याद रखना कौन सा फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा? काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम की चीज, कहानी खत्म। तो क्या लगाएंगे जब बॉडी मोशन में आ जाएगी? तो कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट, काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस। और सवाल के अंदर यही देखना है तुम्हें, और यही दो कंडीशन सवाल में हमेशा चेक करनी है। जब सवाल दे रखा और यही दोनों कंडीशन तो आपको चेक करनी है। अभी इसके जस्ट बाद आपको सवाल कराऊंगा, आप मेरी बात को समझ पाएंगे, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। देखना मजा आएगा तो बहुत तगड़ा। हंस रहे थे ना ये 72 चैप्टर के नाम पे, देखना आनंद आएगा। देखो
ये बड़ी खास बात है, ये बड़ी खास बात है, ये बहुत तगड़ी खास बात है। और एक क्वेश्चन से फील आएगा आप। अच्छा एक चीज और करा दूं, एक चीज और नोट डाल के करा दूं, फिर चलो सवाल ही करा देता हूं, पहले वो बाद में कराऊंगा। एक क्वेश्चन कराता हूं, वो चीज बाद में, पहले सवाल पे आ जाए। ताजी ताजी सवाल ले लेते हैं। देखो सवाल लिखो। वेन, सवाल क्या है? एक सीधा सवाल बढ़िया लेवल का पहले दे देता हूं कि फाइंड द फ्रिक्शन, घर्षण बताओ। निखिल मेरे भाई, जवाब दे क्या होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कैलकुलेट पूछ रहा है कि कितना होगा। ये बक्सा है, दिख रहा है ना? देखो 8 kg का बक्सा है। ठीक है, और 50 न्यूटन से इसे खींचा जा रहा है। कितने न्यूटन से? 50 न्यूटन से। ठीक है, और सवाल में आपको म्यू एस दे रखा है 0.4, और म्यू के दे रखा है 0.2। ये गिवन है, ये डेटा गिवन है बेटा, सवाल में दे रखा है। फाइंड द फ्रिक्शन पूछ रहा है, और ऑप्शन आपके पास है 32 न्यूटन, 16 न्यूटन, 48 न्यूटन, 30 न्यूटन। करिए सवाल, क्या आंसर होगा? लगाइए दिमाग, सवाल बताइए, सवाल बताइए क्या होगा। आंसर दीजिए जल्दी से निखिल, फास्ट दो बेटा जल्दी।
बेटा चलो 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 चलो। अब ये सवाल क्या है पहले इसको समझो। बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं और बहुत लोगों के गलत आंसर हैं, बहुतों के सही भी आंसर हैं। सवाल को अगर समझो, पहली बात को मैंने आपसे सिर्फ बेटा पूछा है कि बताइए फ्रिक्शन क्या होगा। क्या मैंने आपसे ये पूछा कि काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए? क्या मैंने आपसे पूछा कि स्टैटिक फ्रिक्शन बताइए? क्या आपसे पूछा? नहीं पूछा। एक सवाल तो ऐसा आएगा जो आपसे ये पूछेगा, बोल देगा कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, तो आपको पता है भैया काइनेटिक निकलवा रहा है। एक सवाल ऐसा आएगा जो आपसे पूछेगा कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, तो आप निकाल दोगे। लेकिन इस सवाल में डेटा नहीं है। उसने ये बोला है कि भैया सिर्फ फ्रिक्शन निकालो, तो आपको खुद चेक करना है कि काइनेटिक या स्टैटिक। और इसलिए आपको मैं पहले एक कंडीशन समझा दिया था, पहले बढ़िया लेवल का सवाल दे दिया हूं। अब आपको पता है, सबसे पहले काम करते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला चेक करने के लिए एफ एल बराबर म्यू एस इंटू एन। बोलो हाँ के ना? म्यू एस इंटू एन। अब मुझे पता है कि बेटा एन जो है वो नीचे लगेगा, एम जी तो नीचे लगेगा 80 न्यूटन, और एन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, यही तो लगेगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा 80। और म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 गुणा 80। अब बताओ ये 32 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया एफ एल? यानी इसका मतलब है कि पीछे की तरफ ये 32 न्यूटन लगेगा एफ एल। अब आप खुद एक बात देखिए, ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है। ये वाला फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स ज्यादा है और पीछे वाला कम है। और जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है तो बॉडी मोशन में होती है, और कौन सा फ्रिक्शन आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। इसलिए यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? काइनेटिक निकलेगा। मतलब हमें कंडीशन क्लियर हो गई कि एफ एल कम है, अप्लाइड ज्यादा है। हाँ है ना? क्योंकि एफ एल की वैल्यू आई है 32, एफ अप्लाइड की वैल्यू आई है 50। और बच्चा क्या निकाल के आ जाता पता है? आंसर 32 न्यूटन। और इसलिए पहला ऑप्शन 32 ही दे रखा है। 32 32 कर रहे हो, है ना? तो इसकी कहानी हो जाती खत्म। तो ये कंडीशन होगी। अब यहाँ इसका मतलब कौन सा मोशन आ जाएगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक बराबर म्यू के इंटू एन। और म्यू के कितना है? 0.2। एन कितना है जी? 32। एन कितना है भाई? एन 80 है ना? 160 यानी 16 न्यूटन आ गया। मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? काइनेटिक लगेगा ना, दोनों क्यों लगेंगे? पागल हो क्या? मोशन में आ गई तो बॉडी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। अब बताओ सवाल में दम था कि नहीं था? बताओ जल्दी से, हाँ या ना? अब बताओ सवाल में दम था कि नहीं था? बेटा डेप्थ में जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। भले सवाल तुम्हारे पेपर में नहीं आए, लेकिन आ गया तो क्या करोगे फिर? अच्छा चलो, क्लियर है ना? बोलो क्लियर। बताओ हाँ है ना? जल्दी फास्ट। अगला सवाल। अब तो आसान सवाल है, अब आपको कर देंगे। ये तो पैटर्न आपको पता लगी गया। एक और सवाल दूं? चलो एक सवाल और देता हूं लास्ट। अगला सवाल देखो। बक्सा है और इस बक्से का जो मास है ना वो 10 केजी है। ठीक है? और 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पर, राइट? और पीछे इस पर 30 न्यूटन, और इस गलत भूल गया। तो म्यू एस दे रखा 0.3 गिवन है। ओ, और म्यू के दे रखा 0.2। ये डेटा आपको गिवन है। फाइंड द फ्रिक्शन। बताइए फ्रिक्शन फोर्स निकलवा रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं 30 15 20। 30 15 20 और 45। फाइंड द फ्रिक्शन निकलवा रहा है, जल्दी से बताइए। आपको चेक करना पड़ेगा। अब इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। बताओ
क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ। 30 आएगा, 15 न्यूटन आएगा, क्या आंसर आएगा? कहते हैं ना कि एक बड़ी कहावत है कि गुरु अपने पास एक हथियार रखता है। एक कहावत है कि गुरु अपने पास एक आखिरी हथियार रखता है कि कब चेला धोखा दे जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, में एक हथियार रख लिया था, इसलिए तुम उछल रहे हो ना, तुम गलत आंसर है तुम्हारा। इसलिए एक हथियार वापस रखा था कि मैं पढ़ाऊंगा। तो रोहित कह रहा आपने तो आंसर बता दिया था और मुझे पता था। यही तो साइकोलॉजिकल गेम है मेरे दोस्त, यही तो साइकोलॉजिकल गेम है। और तूने वो आंसर कर दिया। और जितने भी आंसर 30 दे रहे हैं ना, वो गलत है, सबके सब गलत है, सबके सब गलत। और सब भर भर के 30 दे रहे हैं और सबकी कहानी खत्म। अब कंसेप्ट इसलिए मैं यहां छोड़ दिया था कि क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊं ये बात। अब समझना, ध्यान से समझना। आप आ जाओ मैदान में। देखो, हाँ, इसलिए एक हथियार रखना जरूरी है। जब चेला, जब ज्यादा उछल रहा हो, ज्यादा कुछ मान नहीं रहा हो गुरु को, तो एक हथियार रखना बहुत जरूरी है, और वही यही हथियार है। अब देखो आगे, आओ सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो मेरे भाई, पता है सबसे पहले कॉमन है, एफ एल निकालना है, म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। यहां से एन बराबर 100 आ जाएगा, सॉरी एम जी बराबर 100, एन एम जी के बराबर होगा, नो डाउट। दिस इज एन, एन एम जी के बराबर होगा। म्यू एस की वैल्यू कितनी है मेरी? 0.3 इंटू 100, तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा। और तुमने उछल के आंसर 30 दे दिया। देखो समझो, इसका मतलब क्या है कि आप सवाल देखोगे, एफ एल की वैल्यू पीछे कितना आ गई? 30 आई, और सामने वाली कितना आई? 15। तो एफ एल हमारा ज्यादा है अप्लाइड से, तो बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में। तो आप ही को आता हो, क्या ऐसे कैसे बॉडी इधर जा रही होगी पीछे? ये वाला फोर्स ज्यादा है तो नहीं जा रही होगी ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर ये वाली पहली कंडीशन हो, ये वाली, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर ये वाली कंडीशन हो तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये ध्यान रखना, मतलब ये वाली कंडीशन, अगर बॉडी रेस्ट में है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। मतलब इसका मतलब है कि जो लिमिट, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था, अभी आपसे क्या बोला था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, और अप्लाइड फोर्स कितना है? 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा पता है? 15 न्यूटन। और इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। बताओ, बोलो भाई। समझ पाए खेल? और ऐसा क्यों है ये भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर बॉडी फोर्स पीछे है, ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे चले जाएगा भूतिया, अगर थोड़ी ना है। ऐसी कंडीशन में याद रखना, ये कहानी बनेगी। तो तुम क्या समझे थे कि पंजीरी का प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, खाएंगे गप से, मुंह खोल देंगे और मुंह पर पंजीरी डाल देंगे, दही समेत तो खा लेंगे? नहीं भाई, ऐसे समझे थे क्या? बोलो। हाँ, एक सवाल और दे दूंगा, चलो, ये तो कर लोगे। तो ये वाला हथियार तो बता दिया हूं तुम्हें, चलाना कैसे चलाना है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन थर्ड।
एक बक्सा है, इस बक्से का मास 5 kg है। एक बक्सा है और बक्से का मास है 5 kg, राइट। और ये 8 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इसको फोर्स और म्यू एस दे रखा है 0.2, ये गिवन है, दे रखा है डेटा। पूछ क्या रहा है आपसे कि फाइंड द फ्रिक्शन व्हेन बॉडी एट रेस्ट देन इट्स फ्रिक्शन विल बी। अब आपको सवाल में बोल दिया कि व्हेन बॉडी एट रेस्ट, बॉडी ब्राम में है, रेस्ट में है, ब्राम में, देन इट्स फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शन कितना लगेगा। ऑप्शन है 10, 8, 5, 11। 10, 8, 5, 11, बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। सवाल आपके पास है, अब तो आप आंसर दे दोगे, अब तो दे दोगे आंसर, है ना। अब तो सिंपल था ना। अब तो एफ एल बराबर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.2, एन कितना आ जाएगा 50, भाई एम जी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। एम जी 50 न्यूटन तो एन के बराबर होगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अब देखो इसका मतलब पीछे 10 लग रहा है और सामने ये है ये, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि एफ एल अगर ज़्यादा है मेरा अप्लाइड से, इसका मतलब क्या है कि एफ एल हमेशा अप्लाइड के बराबर होगा, दैट इज 8 न्यूटन। तो इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन। बताओ। नहीं नहीं, सही है, अब सही है, सेम ही कंसेप्ट है ना ये। इसमें और भी कंसेप्ट होते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है बेटा, आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो, जेई वगैरह नीट के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए इतना सफिशियंट था, ये वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको लगवा दिए हैं आराम से, ठीक है। तो क्लियर। एक बड़ा सवाल है किताब का, और ये आपको सवाल आईसीजी ने पूछा है और ये सवाल एयरफोर्स का पूछा गया है। देखो हमेशा डरना क्यों है, आप अपने कंसेप्ट पर भरोसा रखो ना। आपने जो कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट बनाया, उससे बाहर कैसे जाएगा, तो कॉन्फिडेंट रखो ना अपने कंसेप्ट पर। एक सवाल है एयरफोर्स आईसीजी नेवी का सवाल है, और सवाल क्या है, पुल और पुश विच इज इजियर टास्क, ये सवाल पूछा गया है। धक्का लगाना या खींचना कौन सा आसान है। मैं दे तो देता पर वो आपके लिए जरूरी नहीं है ना, हथियार वो जरूरी नहीं है, आपकी सिलेबस की नहीं है ना वो बात है। आप कैसे हथियार जो काम ही नहीं आए वो रखे रहेंगे हमेशा नीड में। एक अगला सवाल है, कंसेप्ट की फॉर्म में करा दूं, तो पुल और पुश विच इज इजियर टास्क। पुल माने खींचना, पुश माने धक्का लगाना। सवाल है कि पुश माने धक्का लगाना, धक्का, पुल और पुश, पुल माने पुश और पुल, पुल माने होता है खींचना, पुश और पुल विच इज इजियर टास्क। कौन सा आसान टास्क है, पुल और पुश विच इज इजियर टास्क। आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का सवाल है, PYQ है, एयरफोर्स ने पूछा है, नेवी ने पूछा है और आईसीजी ने पूछा है। बताओ आंसर, बताओ कौन सा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, इसमें धक्का लगा रहे हो, तो कौन सा आसान है तुम्हारे लिए काम, बताओ। जैसे मान लो तुम्हारे घर एक कल की बोरी आई, वो खींचना आसान है कि धक्का लगाना उसमें आसान है, मतलब किस केस में वो आसान रहेगा, आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, वो चल जाएगी। इस पर प्रैक्टिकल कराऊंगा। मैंने एक वीडियो शूट किया था बहुत समय पहले, एक गाँव में था मैं, और मैं शीशों को खींच रहा था, तो मेरे दिमाग में था एक कंसेप्ट, बट वो मेरा मोबाइल उस टाइम स्विच ऑफ हो गया, फिर बना ही नहीं पाया।
मतलब सूट हो गई थी, बट प्रॉपर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाया। बताओ क्या जवाब होगा, पुल और पुश दोनों? मैं दोनों केस समझाऊं आपको? पुल करना सर, खींचना आसान है सर, धक्का लगाना आसान है, कोई बात नहीं, मैं दोनों केस आपको समझा रहा हूं, और ध्यान से दोनों केसेस को देखना बेटा आप। देखो एक तरफ बना देता हूं पुल का कंसेप्ट, खींचना, और एक तरफ बना देता हूं पुश का कंसेप्ट, धक्का लगाना। ठीक है, दोनों कंसेप्ट देखो। जैसे ये है, खींच रहे हैं हम, तो खींच रहे तो किसी एंगल पे ही तो खींचेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके खींच रहे हैं इसको, ये ऐसे खींच रहे हैं, मान लो एफ फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, और जब धक्का लगाओगे, ये कहानी रही, धक्का लगा रहे हो तो मान लो कोई धक्का लगा रहे हैं आप ऐसे करके, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना। लिख सकता हूँ ना ऐसे, एक ही चीज है ना, डायरेक्शन सेम है ना, वेक्टर है, कोई दिक्कत? बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, पुल में इसको खींच रहे हैं और इसमें हम धक्का लगा रहे हैं, दोनों चीज समझ में आ रही है? अच्छा एक काम करो, अब एक काम करो, अगर अगर मैं सरफेस से जो एंगल बना रहा हूं वो कितना बना रहा हूं, थीटा एंगल, वो बना रहा हूं थीटा एंगल, कितना बना रहा हूं सरफेस से, थीटा एंगल बना रहा हूं। तो मुझे पता है ये वाला मेरा जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा एफ कॉस थीटा, और मुझे पता है ये वाला जो कंसेप्ट है मेरा वो बन जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। बोला था कि एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत? बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और मैं बोलूं अगर बॉडी का मास एम है, इस पर हमें पता है कि इस पर एम जी कहाँ लग रहा होगा, इस पर एम जी ऐसे लग रहा होगा नीचे, चेक करो, इस पे हो गया एम जी, और एन लगेगा ऊपर। कोई प्रॉब्लम है कैसी भी छोटी छोटी बातों में, तो इतना बताओ मुझे फास्ट, बताओ, पहले इस सवाल को देखो, फिर आपकी जनरल चीजें मैं बताऊंगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, फिगर में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पहले इस फिगर को सॉल्व करता हूं, करूं सॉल्व? ठीक, हम बेटा एक चीज जानते हैं कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या रहता है, एफ नेट बराबर एम ए। ठीक है, तो एफ नेट मतलब क्या है, देखो एक ये भी फोर्स है, देखना, एक ये भी फोर्स है, एक ये भी फोर्स है, और एक ये भी फोर्स है, लेकिन ये दो फोर्स है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनको जोड़ दूंगा, ये बात तो आप सब जानते हैं। तो एफ नेट का मतलब क्या आ जाएगा, एन प्लस
एफ साइन थीटा बराबर एम ए। बोलो हाँ के ना। क्लियर। एन बराबर एम ए माइनस एफ साइन थीटा। मैंने पढ़ाया था कि यहां कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो एफ बराबर म्यू इंटू एन, एन बराबर एफ अपॉन म्यू। तो एन बराबर एफ अपॉन म्यू आ जाएगा एम ए माइनस एफ साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना। एफ बराबर आ जाएगा म्यू ब्रैकेट में एम ए माइनस एफ साइन थीटा। कोई बुराई है बताइए, इस बात में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो। अच्छा, हाँ तो बेटा इसको एम जी हो जाएगा, एफ नेट बराबर एम ए यानी एम जी, सॉरी कोई बात नहीं, एम जी कर लो इसको। ये एफ नेट ऊपर दो गया और नीचे एम जी लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको एम जी कर लो, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई। डर जाते हो तुम लोग तो। अच्छा ये देखो, तो हमारे पास लास्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, ये बताओ। तुम खुद जवाब दोगे। क्लियर है इतना? अब एक केस हमारा क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। अब इस पर आते हैं। एक बात बताओ, सरफेस से ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये बनेगा एफ साइन थीटा। आपको पता है इसका मास अगर m है, एम जी कहाँ लगेगा? नीचे। n कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम काम करो, कुछ मत करो। एफ नेट बराबर एम ए, ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जोड़ दो एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एन। तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एन। हाँ बोलो क्लियर? ठीक है, और एन की वैल्यू सीधा सीधा लिख दो एफ अपॉन म्यू, डायरेक्ट कर रहा हूं ना। तो म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एफ। ये देखिए, अब आप खुद बताइए मुझे, बताइए जहां फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा वो हमारे लिए टफ रहेगा। देखो यहां पर एम जी के साथ जुड़ रहा है एफ साइन थीटा, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यह एम जी में से घट रहा है तो यहां फ्रिक्शन घट जाएगा। तो यहां पर फ्रिक्शन क्या है? घट जाएगा, फ्रिक्शन लेस। और जहां फ्रिक्शन कम होगा उसको आसान होगा, और यहां पर फ्रिक्शन क्या इंक्रीज हो जाएगा। अब बताइए आपके हिसाब से कौन जहां फ्रिक्शन कम होगा मतलब पुल इज इजियर टास्क। अब आप सोचिए, मैं कि एक चीज आपको ये बात में डायरेक्ट रटा भी तो सकता था, सोचिए मैंने नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन किया हूं सब कुछ, इसलिए बेटा वक्त लगता है, इसलिए वक्त लगता है। अब आपके पास एक एक चीज मैं समझा दिया, आप बताओ। तो इसके तो हर चीज के लिए वक्त लगता है और आप उछलते हो 2 मिनट में। फिर कंसेप्ट बेहतरीन लेवल पर सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेवल। काश बस वक्त मिल जाता, जेई नीट की तरह बच्चों को मिलता है कि 2-2 साल का, बात अलग होती। वक्त ही नहीं मिल पाता, सीरियस बात तो ये, लेकिन फिर भी पूरा अपना 100% हम लोग देते हैं। बट होता क्या, इसमें वैरायटी के लिए और वैरायटी के क्वेश्चंस करा सकते हैं हम। बोलो हाँ करना, इसमें कोई दिक्कत?
अब बताओ। बोलो हाँ के ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पुल बेटा इजियर टास्क होगा। पुल इज इजियर टास्क, आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कम, दैट मीन्स पुल। सर जितना क्वेश्चन हो सके पीडीएफ में दे दीजिए, रट कर एग्जाम निकाल लेंगे भैया क्वेश्चन। अरे पागल ही हो तो फिर से क्वेश्चन रटेगा। सर छिपकली के पास कौन सा फोर्स लगता है कि वो प्लेन सरफेस पर भी चढ़ जाती है और वो गिरती नहीं? अरे यार, उसके पंजों को देखा है कभी? वो ग्रैब करती है, वहां कौन सा फोर्स लगेगा? तुम क्यों नहीं चढ़ पाते? उसके पंजे देखें, पैर देखें। एम ए बराबर एन कैसे? ये, अरे मेरे भाई, एफ नेट का मतलब क्या है? एफ नेट का मतलब है टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स देखो, ये वाला फोर्स एम जी प्लस एफ नेट बराबर एम ए, जो कि किसके बराबर होगा? एन के बराबर। इसमें कोई बुराई है क्या? इसमें कोई स्टेटमेंट में बताओ। बोलो कोई दिक्कत? और याद है आपको मैंने पढ़ाया था कि जहाँ एफ जो है एन पर डिपेंड करेगा, कल वाली क्लास में याद है आपको? एफ एन पर डिपेंड करेगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बताया था। तो अगर फ्रिक्शन कम होगा तो एन भी कम होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एन भी ज्यादा होगा। रीजन देख लो, आपके पास एक एक चीज का रीजन है बेटा, एक एक चीज का रीजन है आपके पास। इसलिए धक्का देना टफ है और खींचना आसान है, क्योंकि खींचोगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, जहां फ्रिक्शन कम लगेगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और जहां धक्का दोगे वो आपके लिए वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, बोलो। ये कंडीशन क्लियर हो गई? आगे बढ़ूंगा अब? बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो फास्ट। क्या कहानी यहां तक क्लियर हो गई? बट आगे भी बढ़ना है। चलें? बताओ, आगे बढ़े? चलो फिर, दो तीन चीजें और रह गई हैं, वो देख लो बस। आगे बढ़ रहे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, घर्षण का कोण या घर्षण कोण, क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? देखो, समझो। जैसे देखना ध्यान से, अगर इसका मास m है, एम जी कहाँ लगेगा ये बताओ? एम जी लगेगा नीचे, एन कहाँ लगेगा? ऊपर। ये एम जी और ये एन।
चलो, अब एक बात देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसमें जो फ्रिक्शन है ना वो ऐसे लग रहा है पीछे, ये लग रहा है फ्रिक्शन, एफ मींस फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं फ्रिक्शन और एन का जो रिजल्टेंट है वो कहां से जाएगा, इसके बीचों बीच रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ये एक मिनट रुको, कोई दिक्कत है इसमें, ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स, एन भी फोर्स है और एफ भी, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा कि नहीं होगा, परिणामी बल, परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैं कहूँ ये रिजल्टेंट और एन के बीच का जो एंगल है वो लैम्डा है, मान लेता हूं, ऐसे लैम्डा बोल दो, थीटा बोल दो, मैं लैम्डा मान लेता हूं, तो एन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का जो एंगल है उसे ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता, सिंपल, और कुछ नहीं होता। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे आता है, इसकी वैल्यू कितनी है वो बता रहा हूं, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि एंगल बिटवीन एन एंड रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल और एन के बीच का एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो कैसे निकालोगे इसको, देखो एक काम करो, टेन अल्फा निकालो, यहां से टेन लेमडा निकालो, तो टेन लेमडा कैसे निकालोगे बताना, परपेंडिकुलर ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये और ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर में तो एफ आ जाएगा अपॉन एन, तो लेमडा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एफ अपॉन एन, और इसको आगे अगर और बढ़ाना है, एफ बराबर होता है म्यू इंटू एन, ये हो गया अपॉन एन, एन से एन की कहानी खत्म, तो म्यू, तो लेमडा बराबर टेन लेमडा बराबर क्या हो गया म्यू, और लेमडा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स म्यू, ये म्यू और लेमडा का यहां से रिलेशन भी आ जाता है, देख लो, आप थीटा से भी नोट करते हो, किसी से भी, बताओ। एक एक चीज देख रहे हो बारीक में, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसलिए ताकि आप फील कर पाए चीजों को, आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए, ठीक है, बताओ। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बताओ, जल्दी से बोलो हाँ या ना। बताओ भाई, क्लियर। चलें, एंगल ऑफ रिपोज, आगे बढ़ेंगे अब, एंगल ऑफ रिपोज पर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज हिंदी में कहते हैं इसे विराम कोण। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, देखो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है, एक मिनट मैं एक बुक लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं समझाता हूं आपको, वन मिनट। देखो समझाता हूं आपको, जैसे
ये आपके पास सरफेस है, आपकी जो बुक है मैं सरफेस मान लेता हूँ, और इसके ऊपर ये मैंने ये रख दिया है, ठीक है, रिमोड। ध्यान से देखना, इसको सरफेस मानना है, इसको इसको बुक को सरफेस और इसको रिमोड। अब देखो, इस इस बक इसको धरती से कितने एंगल पर उठाओगे कि वस्तु फिसलने ही वाली हो लेकिन फिसली ना हो। तो वह कम से कम कोण जिस पर वस्तु फिसलने ही वाली हो, ऐसे कोण को, ऐसे एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब देख रहे थे ना सरफेस से कितना एंगल बना रहा था, अब देखो ये, अब देख पा रहे होंगे आप। ऐसे था, नहीं गिरा, जैसे मैंने किया तो गिर गया। तो ऐसा कम से कम कोण जिस पर वस्तु फिसलने वाली हो, फिसलने वाली हो, फिसली ना हो, फिसलने वाली हो, तो वह कम से कम कोण, वह मिनिमम कोण, दैट मिनिमम एंगल, वह मिनिमम कोण जिस पर, ऐसे लिख दूं ना, जिस पर वस्तु फिसलने ही वाली हो, फिसलने ही वाली हो, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जैसे उदाहरण के तौर पर फिगर बना दूं, तो फिगर बना देता हूं, जो मैं समझा रहा था उसका फिगर बना देता हूं। देखो ये ठीक है, ये एंगल थीटा, ठीक है। अगर इस बक्से का मास एम जी है, एम है, अगर इस बक्से का मास एम है, एम जी कहाँ लगेगा, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे। एन आपको पता ही है, ये एन है आपका, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये सब आपको पढ़ चुके हो, सब बात बता चुका हूं। ये एम जी कॉस और एम जी साइन, और पीछे यहां पर क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर। बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम। मिनिमम मैक्सिमम, अच्छा इस, ये लाइन हटा, वो ले ऐसे लिख दो ना, वह आखिरी कोण जिस पर वस्तु फिसलने वाली हो, ये भी ठीक है, वह आखिरी कोण, वह आखिरी एंगल, अब ठीक है, जिस पर वस्तु फिसलने वाली हो। क्लियर। अब बताओ ये कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर इक्वेशन को देखोगे तो एन बराबर एम जी तो है नहीं, एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और एफ एल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये तो अब सब सिंपल है आपके लिए, हाँ है ना। अब एफ एल को अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करूं तो एफ एल बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। इसी को अगर सॉल्व करूं आगे तो म्यू एस इंटू एन, और एन कितना है बताओ, एम जी कॉस थीटा। ये होगी थर्ड इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को आप कंपैरिजन कर दो, क्योंकि एन बराबर एम जी कॉस थीटा है, और एफ एल की वैल्यू यही निकल के आ गई ना ये, तो एन बराबर कर दो आप क्या, तो अब हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा बराबर म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। गलत कर गया, साइन थीटा होगा बेटा, कुछ गलत कर गया, एक मिनट एक मिनट, गलत कर गया हूँ कुछ, रुको। एन बराबर एम जी कॉस थीटा और एफ एल बराबर एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एफ एल की वैल्यू है ये एम जी म्यू एस इंटू एन, ठीक है, हाँ ठीक है, ये रहा, एक मिनट, ये फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो, ठीक ठीक ठीक। ये वाला मैटर देखो और ये वाला मैटर देखो, दोनों कंपेयर कर दो ना, कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा।
म्यू एस बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। यही है आपका एंगल ऑफ रिपोज। थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। आसान सवाल बनते हैं, बताओ, बोलो, ये आसान सवाल बनते हैं, सीधा सीधा बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट बोलो, कोई दिक्कत? हाँ भाई, बताओ। क्लियर? ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। देखो कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सारे पॉइंट। लास्ट टॉपिक है ये, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो फ्रिक्शन फोर्स, फिर सवाल कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। फ्रिक्शन फोर्स सवाल कराऊंगा अभी, इसके रुक जाओ, पहले ये पॉइंट करा दूं। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ के ना। नेचर ऑफ सरफेस, सतह की प्रकृति पर निर्भर कौन करता है? कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका म्यू एस ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, यही मुझे एक बात बताओ, मैं बताना भूल गया, कि म्यू एस ज्यादा होगा कि म्यू के ज्यादा होगा? बताओ कौन सा ज्यादा होगा, म्यू एस ज्यादा होगा कि म्यू के? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। म्यू एस ज्यादा होगा म्यू के से या म्यू के ज्यादा होगा म्यू एस से? कौन सा सही है इन दोनों में? म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के या फिर म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू एस? स्वाभाविक है बेटा, म्यू एस ज्यादा होगा, है ना, तभी तो गाड़ी नहीं चल पाती। तो म्यू एस अपॉन म्यू के, तो आपस में जो रिलेशन आता है बेटा, ये ग्रेटर देन वन रहता है, ये ध्यान रखना रिलेशन। म्यू एस और म्यू के का रिलेशन है, ये बताना भूल गया था मैं। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ सरफेस का कंसेप्ट क्लियर, इसमें तो सोचना नहीं है ना। जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू, जितना रफ सरफेस उतना फ्रिक्शन, ये सब बताया था, बोलो हाँ के ना। दूसरा पॉइंट, और फ्रिक्शन फोर्स किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है या करता है? फ्रिक्शन फोर्स क्या एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है? क्या फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है? मान लो ऐसे सोचो, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक इतना सा कोई, जैसे ये है, मेरे पास एक ग्लास है, सिर्फ एक ग्लास है, ठीक है। इसको मैं खींच के ले जा रहा हूँ उसी सरफेस पर, सरफेस एक ही है, सरफेस बदलेगी नहीं दोनों के लिए। और एक है मेरे पास अलमारी, उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ उसी सरफेस पर। तो क्या नेचर, क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो एरिया एरिया कम या ज्यादा है उस, इसके लिए इसका एरिया कम है, उसका ज्यादा है अलमारी का, तो क्या फ्रिक्शन डिपेंड करता है एरिया ऑफ? नहीं, फ्रिक्शन तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श क्षेत्र, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ, बताओ कोई प्रॉब्लम इन दोनों पॉइंट्स में, कोई दिक्कत? बताओ, बताओ, क्लियर? ठीक। क्या फ्रिक्शन मास पर डिपेंड करता है? हाँ करता है, जिसका मास ज्यादा, आपको पता है जितना हैवी चीज उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन
डिपेंड्स ऑन मास, इसमें तो कोई शक नहीं है, जितना मास ज्यादा उसका उतना ही फ्रिक्शन। देखो, तो फ्रिक्शन बेटा मास पर डिपेंड करता है, यानी फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, जितना मास ज्यादा उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, सिंपल सा फंडा है। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक फोर्स आपने पढ़ा होगा रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं पढ़ना। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है, रोलिंग मतलब रोल माने लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, रोल होना, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। क्या रोलिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है? बताओ कि करता है कि नहीं करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? रोलिंग फ्रिक्शन करता है। एक टायर ले लो, समझना ध्यान से, और टायर को रोल करो और उसी टायर की हवा निकाल दो, अब देखना फ्रिक्शन किस में ज्यादा लगेगा? जिस टायर की हवा निकाल दी थी आपने। अब गाड़ी पंचर हो गई आपकी, अब बताओ समझ गए कि नहीं समझे? रोलिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करा? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर। जो एरिया जिसका ज्यादा हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और एरिया कम होगा, जब टायर भाई हवा भरी रहती है तो एरिया कम रहता है, लेकिन जब हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है, तो टायर चौड़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन बेटा डिपेंड कर देगा। कोई दिक्कत? चलो अगला पॉइंट, फ्रिक्शन को कैसे घटाया जा सकता है? तेल डाल दो, लुब्रिकेंट, कोई चिकनी चीज डाल दो, फ्रिक्शन को घटाया जा सकता है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस्ड बाई, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है बाई एडिंग सम लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट माने चिकनी चीज, ऑयल वगैरह, लुब्रिकेंट्स लाइक एज दैट इज ग्रीस हो गया, मतलब ग्रीस तो जानते ही हो गांव से सब लोग, ऑयल हो गया, ये सब डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन की कहानी थी, और बेटा फ्रिक्शन आपका पूरा होता है समाप्त। क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, लेकिन कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूं आपको और करा दूं, बट एक मिनट रुकिए बस। हाँ बेटा, एनडीए का हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, एनडीए 2.0 लॉन्च हो चुका है बेटा। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है एनडीए में। तुम्हारे पड़ोस में भाई बहन जो भी है बता देना, हल्ला मचा देना कि एनडीए का अस्त्र बैच आ गया है। ठीक है, अस्त्र 2.0 एनडीए का बैच आ चुका है, आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं उसमें, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ। एक, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ, खुद ट्राई करना। हाँ, इंडिया का तो ऑफलाइन होता है, बाकी एनडीए वाला ऑफलाइन बैच है, बाकी का सब ऑफलाइन है। मतलब एनडीए का ऑफलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन। एनडीए का ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, बाकी के और सब ऑनलाइन है। ठीक है। अच्छा।
नहीं, इस बार ऐसा नहीं है रोहित, एक्चुअली जीएस के बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आई हैं। समझो, अब पता है, सुनो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं फ्रिक्शन के, बढ़िया वाले फ्रिक्शन के क्वेश्चंस, मान लो फ्रिक्शन आज ही प्रोवाइड करा देता हूं आपको, है ना? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, स्वागत है तुम लोगों का, मेरी क्लास में स्वागत है। ठीक है, ऑफलाइन में संभल के आना इंडिया के लिए। नहीं रोहित, इस बार नेक्स्ट लेवल जीएस बहुत तगड़े लेवल पे है, नो डाउट इसमें बेटा, जीएस बेहतरीन लेवल पर है। आप जाओ ऐप के अंदर जाओगे तो एनडीए का एक्चुअली ओरिएंटेशन सेशन हुआ, वहां भी बेटा जाके चेक कर सकते हो जीएस के लिए। आपके ओरिएंटेशन सेशन है सर लोगों के बेहतरीन, नो डाउट, मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ, मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जाके एक बार देखना। हाँ दिलकुश, क्या बोल रहे हैं? एनडीए का 21 तारीख को एग्जाम है बेटा, 21 अप्रैल। देखो फ्रिक्शन की डीपीपी दे देता हूं मैं आपको इंग्लिश हिंदी में, ना वैसी वाली दूंगा प्रिंटेबल फॉर्म में, 1 घंटे में मिल जाएगी आपको, इन 1 आवर, इन 1 आवर ये आपको डीपीपी मिल जाएगी 1 घंटे में, ठीक है? और एक क्वेश्चंस लगा लेना ढंग से। देखो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको दूंगा नहीं जो लगवाया हूं, कोई मतलब नहीं है उसका, मैं डिफरेंट वैरायटी के अच्छे वाले क्वेश्चंस दूंगा, उनको ट्राई करना। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, एक बार साक्षी एक बार ये वाला ओरिएंटेशन सेशन देखो, सब भूल जाओगे तुम लोग, बढ़िया, नो डाउट, सीरियसली। देखो ये वाला देखो, फ्रिक्शन की डीपीपी इन 1 आवर मिल जाएगी आपको, फ्रिक्शन की डीपीपी 1 आवर में प्रिंटेबल फॉर्मेट वाली, ठीक है? दिल हाँ दिलखुश, और 8 बजे है प्रैक्टिस, 8 बजे प्रैक्टिस होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की शाम को, तो रेडी रहना सभी लोग यूट्यूब पर, है ना? तो दोनों आपको डीपीपी मिल जाएगी। और कल कौन से चैप्टर स्टार्ट करें, जल्दी बोलो, हाँ ना बताइए, कौन से स्टार्ट किया जाए कल? ये क्या हो गया भाई? फ्रिक्शन हो गया, अब वर्क एनर्जी हो गया, एनएलएम हो गया, अब बताइए क्या स्टार्ट किया जाए? हाँ 8 बजे क्लास है मेरी यूट्यूब पे, प्रैक्टिस क्लास, बताओ जल्दी, बोलो जल्दी से फास्ट बेटा। डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज नाम की चैनल पर मेरी डेली क्लास होती है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज। चलो फिर मैं स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्लास शाम को 8 बजे। बाकी का अभी मन तो साउंड छोटा चैप्टर है यार, ऐसे चैप्टर मत उठाओ जो बहुत छोटे हैं, वो एक दिन के चैप्टर है, अभी नहीं। चलो फिर मैं कल आपके सामने एक बढ़िया बेहतरीन चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है? कोशिश होगी कि मैं कल 1-2 दिन में खत्म कराऊं। देखो ग्रेविटी फ्रिक्शन भी काफी बड़ा था, मैंने पूरा खत्म कराया, डीपीपी आपको अभी एक 1 आवर में मिल जाएगी। चलो यार ठीक है, चलता हूँ यार, पढ़ाई करते रहे, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, कल बढ़िया तरीके से पढ़ के आना, रिवाइज कर लेना। जय हिंद।